एक तरफ टैंकर से पानी की बौछार हो रही है तो दूसरी तरफ लोग डटे हुए हैं। वे बौछार झेलते हैं, गिरते हैं, फिर से उठकर खड़े होते हैं, मगर झंडा नहीं झुकने देते हैं। ये दृश्य जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी का है। इस देश में लोगों का एक साथ इकट्ठा होकर विरोध जताना दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। जनता संसद में पास किए गए एक नए बिल से नाराज चल रही थी। उनका कहना है कि सरकार रूस के हाथों में नाच रही है, जबकि सरकार कह रही है कि ये बिल अमेरिका में लागू दूसरे कानून से प्रेरित था। इन सबके बीच पेट्रोल बम, आंसू गैस, पत्थर, वाटर कैनन, झंडों और नारों की जंग जारी थी। अमेरिका और यूक्रेन समेत कई देशों ने प्रोटेस्ट को समर्थन भी दिया। दिलचस्प ये कि जॉर्जिया की राष्ट्रपति भी प्रोटेस्टर्स के साथ खड़ी थीं। 9 मार्च को इस मामले में एक अपडेट आई। 2 दिनों तक चली हिंसा के बाद सरकार पीछे हट गई है। उसने इस बिल को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। आज हम जॉर्जिया के प्रोटेस्ट पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे जॉर्जिया की जनता किस कानून से नाराज थी और इस खेल में अमेरिका और रूस का नाम क्यों आया। प्रोटेस्ट के बाद बात होगी एक विश्वासघात की। ये कहानी एक स्टार टीवी एंकर की है। वो टीवी पर दिन रात सत्ताधीश की शान में कसीदे गढ़ता था, उसके हर गुनाह को ढकता फिरता था। अगर सत्ताधीश दंगा भी करवा दे तो उसे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट बताता था। अब पता चला है कि खेल तो कुछ और ही था। कोर्ट में पेश मैसेजिंग रिकॉर्ड्स के अनुसार वो एंकर उस नेता से भयंकर वाली नफरत करता था। वो ये भी चाहता था कि उस नेता की कुर्सी जल्द से जल्द चली जाए। बताएंगे पूरा माजरा क्या है, पहले परिचय की रवायत पूरी कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज कहानी जॉर्जिया प्रोटेस्ट और एंकर से जुड़े राज की। सबसे पहले जॉर्जिया। आज की खबर बताएं उससे पहले भूगोल और इतिहास से रूबरू हो लेते हैं। कि जॉर्जिया का नक्शा है। इसकी उत्तरी सीमा रूस से लगती है, दक्षिण की तरफ तुर्की और आर्मीनिया है, पूरब में अजरबैजान है, जबकि पश्चिम की तरफ ब्लैक सी है। पूरा इलाका सदियों से बाहरी आक्रमणकारियों के हमलों से जूझता रहा है। कालांतर में जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मीनिया तीनों सोवियत संघ का हिस्सा बने। सोवियत संघ के विघटन के बाद तीनों आज़ाद हो गए। फिर उनका साबका सिविल वॉर और बाहरी दखल से हुआ। अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच ईसाई मुस्लिम आबादी को लेकर झगड़ा हुआ। ये तनाव आज तक कायम है। जहाँ तक जॉर्जिया की बात है, वहाँ आबादी के एक बड़े हिस्से का झुकाव रूस की तरफ था। वे सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का हिस्सा बनना चाहते थे। जॉर्जिया को इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ा। कैसे, ये जानने से पहले इतिहास का चक्कर लगा लेते हैं। जॉर्जिया में इंसानी सभ्यता का पहला निशान 8000 बरस पहले का मिलता है। मध्यकाल में जॉर्जिया का साम्राज्य अपने चरम पर था। उसने आसपास के इलाकों पर कब्जा कर रखा था। फिर उनका पतन हुआ तो ऑटोमन और पर्शियन साम्राज्य की एंट्री हुई। उनके बीच शासन को लेकर युद्ध होते रहे। 19वीं सदी की शुरुआत में रशियन साम्राज्य का उभार हुआ। 1804 तक लगभग पूरे जॉर्जिया पर रूस का कंट्रोल हो चुका था। उनका शासन 1917 तक चला। उसके बाद क्या हुआ? अक्टूबर 1917 में व्लादिमीर लेनिन ने ज़ारशाही का अंत कर दिया। रूस में दुनिया की पहली कम्युनिस्ट सरकार बनी। ज़ारशाही के पतन के तुरंत बाद रूस में सिविल वॉर शुरू हो गया। देश में उथल पुथल का माहौल था। इसका फायदा उठाकर जॉर्जिया ने खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, मगर उनकी आज़ादी बहुत समय तक कायम नहीं रह सकी। घरेलू मोर्चे पर जीत हासिल करने के बाद लेनिन की रेड आर्मी अपनी सीमा से बाहर की तरफ निकली। नवंबर 1920 तक आर्मीनिया और अजरबैजान पर रेड आर्मी ने अपना झंडा लगा दिया था। अब बचा जॉर्जिया। उसके पास एक लौता रास्ता लीग ऑफ नेशंस से होकर गुजरता था। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना पहले विश्व युद्ध के बाद की गई थी। इसका मकसद किसी दूसरे युद्ध की आशंका पर लगाम लगाना था। हालांकि प्रयोग सफल नहीं हो सका। सितंबर 1939 में एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर हमले का आदेश देकर दूसरे विश्व युद्ध का चैप्टर खोल दिया था। लीग ऑफ नेशंस इसे रोकने में फेल रहा। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद लीग ऑफ नेशंस को भंग कर दिया गया। उसकी सारी शक्तियां नए नवेले बने यूनाइटेड नेशंस को ट्रांसफर कर दी गईं। खैर, शुरुआती दौर में लीग ऑफ नेशंस से काफ़ी उम्मीदें थी। रेड आर्मी के हमले को टालने के लिए जॉर्जिया ने लीग में अर्जी दी। अगर अर्जी मान ली जाती तो उसे सबसे ताकतवर संगठन की मान्यता मिल जाती। फिर रूस को हमला करने से पहले सोचना पड़ता, मगर ऐसा हुआ नहीं। जॉर्जिया को जरूरी वोट्स नहीं मिले। अब रेड आर्मी के लिए रास्ता खुला था। फरवरी 1921 में रूस ने तबिलिसी को जीत लिया। कुछ समय के अंदर पूरा जॉर्जिया उनके कब्जे में आ चुका था। 1936 में जॉर्जिया सोवियत रिपब्लिक की स्थापना हुई। ये व्यवस्था सोवियत संघ के पतन तक लागू रहने वाली थी। उसके बाद जॉर्जिया एक आज़ाद मुल्क के तौर पर सामने आ गया। हालांकि इस आज़ादी की चर्चा अप्रैल 1989 में घटी एक घटना की चर्चा के बिना अधूरी रह जाएगी। वो घटना क्या थी?
मार्च 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के जनरल सेक्रेटरी बने। वो सोवियत संघ के सुप्रीम लीडर थे। गोर्बाचोव कोल्ड वॉर के कारण परेशान जनता का हाल जानते थे। वो पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त की नीति लेकर आए। ग्लासनोस्त के तहत खुलकर अपनी राय दर्ज कराने की छूट दी गई। इसका असर सोवियत रिपब्लिक्स में दिख रहा था। कम्युनिस्ट शासन के अंदर घुटकर जी रहे लोगों ने विरोध दर्ज कराया। जॉर्जिया भी इससे अछूता नहीं रह सका। वहां प्रदर्शनकारियों ने राजधानी तबिलिसी में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट शुरू किया। वे सोवियत संघ से आज़ादी की मांग को लेकर इकट्ठा हुए थे। धीरे धीरे उनका रोष बढ़ता गया। तब सोवियत सरकार को डर हुआ। 9 अप्रैल 1989 की रात सरकार के आदेश पर स्पेशल फोर्सेस ने प्रदर्शनकारियों पर हमला कर दिया। इसमें 21 लोगों की मृत्यु हो गई, सैकड़ों लोग घायल हुए। सोवियत संघ ने इससे पहले भी प्रोटेस्ट को कुचला था, लेकिन अब की बार लोगों ने पीछे हटने से मना कर दिया। दमन के अगले दिन और भी लोग बाहर निकले। उनका आंदोलन तेज हो गया। आखिरकार 1991 में जॉर्जिया ने सोवियत संघ से अलग होने का ऐलान कर दिया। जॉर्जिया को विरासत में आज़ादी के साथ साथ अलगाववाद भी हासिल हुआ था। उसके 2 इलाकों में अलग से आज़ादी की मांग उठने लगी। वे जॉर्जिया की बजाय रूस के साथ जाना चाहते थे। ये 2 इलाके थे साउथ ओसेटिया और अब्खाज़िया। देश के पहले राष्ट्रपति ज़ियाद गमसाखुर्दिया ने विरोध को दबाने की कोशिश की। उनका प्लान काम कर पाता उससे पहले ही उनका तख्ता पलट हो गया। उन्हें भागकर चेचन्या जाना पड़ा। इधर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जॉर्जिया के पूर्व चेयरमैन एडवर्ड शेवरदाजे को सत्ता सौंपी गई। ज़ियाद ने बाहर रहकर दोबारा कुर्सी हासिल करने की कोशिश की। उनके समर्थकों ने सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दिया, मगर वे सत्ता हासिल नहीं कर पाए। शेवरदाजे की सरकार को रूस का समर्थन मिल रहा था। उसकी मदद से ज़ियाद के लड़ाकों को आसानी से हरा दिया गया। 1994 में ज़ियाद की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। शेवरदाजे के सामने कोई चुनौती नहीं थी। उनकी रूस के साथ करीबी भी थी। इसी दोस्ती की बदौलत उन्होंने साउथ ओसेटिया और अब्खाज़िया में भी युद्ध विराम करवा लिया था। शेवरदाजे 2003 तक राष्ट्रपति बने रहे। 2003 के चुनाव में उनके ऊपर धांधली के आरोप लगे। नवंबर महीने में जॉर्जिया में गुलाब क्रांति हुई। प्रोटेस्ट के बाद शेवरदाजे को इस्तीफा देना पड़ा। जनवरी 2004 में नए चुनाव हुए। मिखाइल साकाशविली जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति चुने गए। वो वेस्ट के समर्थक थे। उन्होंने यूरोपियन यूनियन और नेटो का सदस्य बनने पर पूरा जोर लगा दिया। 2006 में नेटो की सदस्यता को लेकर जॉर्जिया की संसद ने प्रस्ताव भी पास कर दिया। इससे रूस नाराज हो गया। रूस ने जॉर्जिया के सैकड़ों लोगों को अपने देश से बाहर निकाल दिया। उसने जॉर्जिया पर आर्थिक और कूटनीतिक प्रतिबंध भी लगा दिए। बदले में जॉर्जिया ने 4 रूसी अफसरों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद रूस ने साउथ ओसेटिया और अब्खाज़िया में मदद भेजना और विद्रोह के लिए उकसाना शुरू कर दिया। झगड़े से जॉर्जिया तंग आ गया। अगस्त 2008 में उसने साउथ ओसेटिया में सेना भेज दी। लड़ाई में रूस भी कूद गया। उसने जॉर्जिया के ठिकानों पर हवाई हमले किए। फिर रूसी सैनिक टैंक लेकर जॉर्जिया की सीमा तक घुस आए। ये लड़ाई 6 दिनों तक चली। इस लड़ाई में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई। लगभग 2 लाख लोग विस्थापित हुए। सीज फायर के बाद लड़ाई तो रुक गई, लेकिन रूसी सेना ने कब्जा बनाए रखा। बाद में रूस ने साउथ ओसेटिया और अब्खाज़िया की आज़ादी को मान्यता दे दी। नेटो और यूरोपियन यूनियन ने रूस से अपना फैसला बदलने के लिए कहा, मगर रूस राजी नहीं हुआ। ये व्लादिमीर पुतिन का अपनी सीमा से बाहर पहला युद्ध था। उन्होंने इसे बखूबी अंजाम दिया। जॉर्जिया की 20% जमीन पर अप्रत्यक्ष रूप से रूस का कब्जा आज भी है। उस जमीन पर रूस की सेना मौजूद है। वहाँ जॉर्जिया से अलग करेंसी और पॉलिटिकल सिस्टम है। ये पूरा सिस्टम मॉस्को से ऑपरेट होता है। 2008 के जॉर्जिया वॉर को 15 बरस होने वाले हैं। इस दौरान पुतिन अपनी कुर्सी पर बने हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने 2 और युद्ध भी लड़ लिए हैं। 2014 में पुतिन की सेना ने क्रीमिया को हथिया लिया। फिर फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। ये लड़ाई अभी भी जारी है। सितंबर 2022 में आई इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट के अनुसार युद्ध के बाद से 40,000 से अधिक रूसी नागरिकों ने भागकर जॉर्जिया में शरण ली। उनमें वैसे लोग भी हैं जो अरेस्ट के डर से भाग आए, जबकि अधिकतर लोग आर्थिक वजहों से रूस छोड़कर जॉर्जिया आए। चूंकि जॉर्जिया के लोग यूक्रेन वॉर का दंश समझते हैं, उन्हें रशियंस का आना बहुत खटक रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट में एक सर्वे का जिक्र है। इसके मुताबिक जॉर्जिया के 87% नागरिक यूक्रेन वॉर को अपना युद्ध मानते हैं। राजधानी तबिलिसी में रूस के खिलाफ कई बार प्रोटेस्ट हो चुके हैं। यूक्रेनी नागरिक भागकर आने वाले रूसियों से भी यही उम्मीद करते हैं। उन्हें आशंका रहती है कि लोग रूसी खुफिया एजेंसी FSB के एजेंट हो सकते हैं। इसको लेकर दोनों पक्ष आपस में उलझते रहते हैं। जॉर्जिया की आबादी का बड़ा हिस्सा रूस को अपना दुश्मन मानता है। इसका एक सजीव उदाहरण उस समय दिखा जब जॉर्जिया की संसद से रूस जैसा कानून पास किया गया। आज के दिन जॉर्जिया का इतिहास भूगोल बताने की वजह भी इसी से जुड़ी हुई है।
दरअसल 7 मार्च 2023 को जॉर्जिया की संसद ने फॉरेन एजेंट्स बिल को मंजूरी दी। इसके तहत अगर कोई मीडिया संस्थान या एनजीओ अपनी कुल फंडिंग का 20% से अधिक हिस्सा विदेश से उठाता है तो उसे फॉरेन एजेंट घोषित किया जा सकता है। जॉर्जिया में अधिकतर गैर सरकारी संगठन विदेश से मदद लेते हैं। उनका कहना है कि सरकार इस कानून के जरिए अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पहरा लगाना चाहती है। विपक्षी पार्टियों ने इसके विरोध में रैलियां निकाली। राजधानी तबलीसी में संसद के बाहर लोग जॉर्जिया और यूरोपियन यूनियन के झंडे लेकर इकट्ठा हुए। उन्होंने रूस के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार रूस की तर्ज पर अपने यहाँ कानून बना रही है। रूस ने 2012 में फॉरेन एजेंट्स लॉ बनाया था। इसके तहत वहां की सरकार सैकड़ों संस्थानों पर ताला लगा चुकी है। आशंका जताई जा रही है कि जॉर्जिया में भी ऐसा ही कुछ होगा। जॉर्जिया की सरकार ने प्रोटेस्ट पर क्या कहा? जॉर्जिया में फिलहाल ड्रीम पार्टी सत्ता में है। कुछ और छोटी मोटी पार्टियां भी गठबंधन में हैं। ड्रीम पार्टी पर बिजीना इवानिशविली नाम के एक कुलीन का नियंत्रण है। बिजीना का करियर पेरेस्त्रोइका के दौर में उभार पर आया था। उस समय सोवियत संघ का बाजार दुनिया के लिए खोला जा रहा था। उस दौर में बिजीना ने कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सामानों का बिजनेस किया। कमाई हुई तो उस पैसे को उन्होंने मेटल और बैंकिंग सेक्टर में लगाया। ये धंधा सही चल रहा था। इतने में गोर्बाचोव की कुर्सी चली गई। सोवियत संघ के विघटन के बाद बोरिस येल्त्सिन रूस के पहले राष्ट्रपति बने। 1996 के चुनाव में येल्त्सिन की कुर्सी को खतरा महसूस हुआ। तब बिजीना ने एक ऐसे कैंडिडेट को फंड दिया जिसने येल्त्सिन के विरोधी के वोट काटे। येल्त्सिन को इसका फायदा हुआ। वो चुनाव जीत गए। बदले में उन्होंने बिजीना और उनके जैसे दूसरे कुलीनों को कौड़ियों के भाव में प्राकृतिक संसाधनों के ठेके बांटे। बिजीना की आमदनी बढ़ती गई और उनका प्रभाव भी। धीरे धीरे वो रूस के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में आ गए। उनकी गिनती मिखाइल खोदोकोस्की, बोरिस बेरेजोस्की, मिखाइल फ्रिडमैन, व्लादिमीर पुतिन, रोमन अब्रामोविच जैसे लोगों में होने लगी। येल्त्सिन के बाद पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने। उन्होंने लीग से हटकर चलने वाले कुलीनों को साइड करना शुरू किया। जिन्होंने वफादारी दिखाई वे साथ बने रहे। बिजीना दूसरी कैटेगरी के लोगों में से थे। 2011 में बिजीना की दिलचस्पी जॉर्जिया की पॉलिटिक्स में हुई। उन्होंने खुद को सच्चा देशभक्त बताकर पेश किया। ये भी बोले कि मैंने रूस में अपनी सारी संपत्ति बेच दी है। वो सत्ता में भी आ गए, लेकिन उनके पुराने करीबियों का कहना है कि बिजीना क्रेमलिन के हाथों की कठपुतली हैं। वो पुतिन के द्वारा तय किए गए नियमों पर चलना पसंद करते हैं। ड्रीम पार्टी कहती रही कि बिजीना का पार्टी की पॉलिटिक्स में कोई दखल नहीं रहता है, लेकिन सबूत उसके खिलाफ हैं। जब 2012 में ड्रीम पार्टी सत्ता में आई तब उसने रूस के साथ संबंध सुधारने पर जोर दिया था। जॉर्जिया ने बरसों तक ईयू की मेंबरशिप लेने पर जोर दिया। उसके लिए जरूरी बदलाव भी किए, लेकिन ड्रीम पार्टी के सत्ता में आते ही उसने ईयू के उलट जाना शुरू कर दिया। 2022 में ईयू ने यूक्रेन और मोल्दोवा को कैंडिडेट स्टेटस दे दिया, लेकिन जॉर्जिया का नाम लिस्ट से काट दिया गया। जॉर्जिया को 1 साल के अंदर 12 पॉइंट्स पर काम करने के लिए कहा गया है, लेकिन जिस तरह से सरकार रूस की तरफ झुक रही है उसका वेस्ट कनेक्शन कमजोर पड़ने लगा है। अब ये भी जान लेते हैं कि जॉर्जिया प्रोटेस्ट में क्या अपडेट्स हैं। जॉर्जिया में राष्ट्रपति के पास बिल पर वीटो करने का अधिकार है। राष्ट्रपति सलोमे जोराविश्वली ने प्रोटेस्ट को समर्थन दिया था। ये भी कहा कि मैं बिल पर वीटो कर दूंगी। हालांकि संसद के पास राष्ट्रपति के वीटो को नकारने का अधिकार है। ये स्थिति पैदा होती उससे पहले ही ड्रीम पार्टी ने बिल वापस लेने की घोषणा कर दी है। उनका कहना है कि वे देश में तनाव रोकने के लिए काम करेंगे। सरकार के ऐलान के बावजूद विपक्षी पार्टियां पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वे दबाव बनाकर रखेंगे ताकि सरकार धोखा ना दे दे, यानी प्रोटेस्ट जारी रहने वाला है। इस मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। इससे जुड़ी अपडेट्स आपको लल्लन टॉप पर मिलती रहेंगी। अब हम चलते हैं अमेरिका, जहां एक स्टार टीवी एंकर की व्हाट्सएप चैट ने एक दिग्गज नेता की खुशफहमी बिगाड़ दी है। ये मामला फॉक्स न्यूज के टकर कार्लसन और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा है। क्या है पूरी कहानी? टकर कार्लसन को टीवी इतिहास के सबसे चर्चित और सबसे विवादित एंकर्स में गिना जाता है। कार्लसन ने खुफिया एजेंसी CIA के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन वहां रिजेक्ट हो गए। उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता में हाथ आजमाने का फैसला किया। कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के लिए कॉलम लिखने और गेस्ट होस्ट की भूमिका निभाने के बाद वो फॉक्स न्यूज का हिस्सा बने। 2016 में फॉक्स न्यूज ने टकर कार्लसन टुनाइट लॉन्च किया। कालांतर में ये टीवी इतिहास के सबसे मशहूर न्यूज शोज में शुमार किया जाने लगा। कार्लसन को उनके दक्षिणपंथी और रूढ़िवादी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। कार्लसन ने अपने शोज में कई मौकों पर व्हाइट सुप्रीमेसी और महिला विरोधी विचारों को बढ़ाया है। फॉक्स पर कार्लसन का शो ट्रंप की जीत के तुरंत बाद शुरू हुआ था। कार्लसन ने ट्रंप की अधिकतर नीतियों का समर्थन किया। उन्होंने इस्लामी देशों से होने वाले आप्रवास को रोकने वाली पॉलिसी को सपोर्ट दिया। मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने के प्लान पर भी वो ट्रंप के साथ रहे। कई और विषयों पर वो ट्रंप की हाँ में हाँ भरते रहे। हालांकि कुछ मौकों पर उन्होंने आलोचना भी की। 2020 में
कोरोना महामारी के दौरान कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बढ़ावा देने के लिए कार्लसन की आलोचना भी हुई। और फिर आया 2021 का साल। ट्रंप चुनाव हार चुके थे, उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, लेकिन वो और उनके करीबी लोग वोटर फ्रॉड के आरोप लगाते रहे। कार्लसन ने इन आरोपों को जमकर दिखाया, जबकि बाद में आरोप आधारहीन साबित हुए। फिर 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर ट्रंप के समर्थकों ने हमला कर दिया। तब कार्लसन ने एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दी, कहा कि ये कोई हमला नहीं है बल्कि FBI का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अब टकर कार्लसन चर्चा में क्यों है, ये आपको बताते हैं। दरअसल उनके कुछ प्राइवेट मैसेजेस कोर्ट की फाइलिंग में दिखाए गए हैं। एक मैसेज में कार्लसन ने लिखा था, हम ट्रंप को इग्नोर करने के बेहद करीब आ चुके हैं, मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकता, मैं उनसे बेइंतहा नफरत करता हूं। कुछ मैसेजेस में उन्होंने ट्रंप के कार्यकाल की बखिया उधेड़ कर रख दी है, मगर टीवी पर वो ट्रंप की तारीफ करते नहीं थकते थे। उन्होंने कैपिटल हिल दंगों को कम करके आंकने के लिए 100 से अधिक एपिसोड्स किए। अब सवाल यह आता है कि कार्लसन के निजी मैसेजेस कोर्ट में क्यों फाइल किए गए। दरअसल एक कंपनी है डोमिनियन वोटिंग सिस्टम। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की मशीनें बनाती है। ये मशीनें 2020 में अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में भी इस्तेमाल हुई थी। इसी डीवीएस ने फॉक्स न्यूज़ पर मानहानि का मुकदमा ठोका है, लगभग 12,000 करोड़ रुपए का। कंपनी ने कहा है कि फॉक्स न्यूज़ के मैनेजमेंट और एंकर्स को ट्रंप के झूठ का पता था, फिर भी उन्होंने वोटर फ्रॉड के दावों को प्रसारित किया। इससे पहले फॉक्स ग्रुप के मालिक रूपर्ट मर्डॉक भी ये दर्ज करा चुके हैं कि चैनल के स्टार एंकर्स ने जानबूझकर ट्रंप के दावों को टीवी पर दिखाया। इस मामले में अप्रैल में ट्रायल शुरू होने वाला है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, रिपब्लिकन पार्टी की ही तरह फॉक्स को भी ट्रंप के चाहने वालों का समर्थन चाहिए। यही लोग फॉक्स के सबसे वफादार दर्शक हैं। फॉक्स न्यूज़ दशकों से रूढ़िवादी अमेरिका का सबसे भरोसेमंद चैनल रहा है और इसका रिपब्लिकन पार्टी के साथ रिश्ता हमेशा से स्थापित रहा है। कोर्ट में पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स ने इस रिश्ते में खटास जरूर पैदा की है। देखना दिलचस्प होगा कि इसका अमेरिका की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ता है। देश दुनिया की तमाम हलचलों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।